जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम आधुनिक काल के तहत प्रयोगवाद पर चर्चा कर रहे हैं और प्रयोगवाद में अब हम लास्ट जो चौथा सप्तक है उस पर चर्चा करने वाले हैं। प्रीवियस के क्लासेस में हमने कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू किए हैं। चौथा सप्तक देखिए तो 1979 ये इसका समय है और इसमें जो 7 कवि हैं उन्हें हम कैसे याद कर सकते हैं। तो एक चीज इसमें देखिए कॉमन हमने देखा कि इसको हम याद कैसे कर सकते हैं। तो एक तरीका ये है कि यहाँ पे एक तो दो दो किशोर है, एक नंद किशोर है, एक राजेंद्र किशोर है। ये चौथे ही सप्तक में आपको किशोर में दो किशोर मिल रहे हैं, एक नंद किशोर, एक राजेंद्र किशोर। और जब बात किया जाए कि श्री राम का यानी राम का, तो राम जी हैं और अवधेश भी देखेंगे, अवध के ईश, अवधेश, स्वदेश। तो अवधेश जो है अगर अयोध्यापति हैं और वो एक तरीके से राजकुमार ही हुए अयोध्या के, अपने देश के, स्वदेश के। तो एक तो तीनों आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। और यहाँ पे नंद किशोर और राजेंद्र किशोर, श्री राम, और यहाँ पे दो दो बार तो राम जी का ही जिक्र इसमें हुआ है। तो यानी कुल मिला के चौथे सप्तक में अगर देखें तो अवध के इस राजकुमार अपने देश के, स्वदेश के हैं, नंद किशोर, राजेंद्र किशोर। इनके अलावा सुमन राजे और श्रीराम वर्मा, सुमन राजे और श्रीराम वर्मा। तो बहुत ज़्यादा इसमें अलग से ट्रिक क्यों याद करेंगे, अगर इस तरीके से करेंगे। सुमन राजे जिन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है वो भी इसमें है। और इसके बाद अब देखिए पिछले क्लास में हमने एक साथ आपको और भी एक चीज़ याद कराने का प्रयास किया है कि जो तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं जैसे अज्ञेय जी, मुक्तिबोध जी हैं, इनके बारे में बहुत विस्तार से हमने बात किया है। बाकी तार सप्तक के अन्य कवियों में जैसे रामविलास शर्मा है, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। ये जितने अन्य कवि बच रहे हैं जिनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो मैंने ये सोचा कि एक एक करके आपको वीडियो की शुरुआत में वो भी कराएं, ताकि आपका मतलब कि तार सप्तक के कवि भी कंप्लीट हो जाए, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भी कंप्लीट होते जाए। बाकी पीवाईक्यू आप कर ही रहे हैं तो कुछ भी छूटे ना। तो उस क्रम में आज जो है हम तार सप्तक के तीसरे कवि गिरिजा कुमार माथुर, इनके रचनाओं की संख्या थोड़ा ज़्यादा है। बाकी हम जो है रामविलास शर्मा जी का, गजानन माधव मुक्तिबोध जी का तो करा ही दिए हैं, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन। तो ऐसे करके इस वाले पार्ट में और नेक्स्ट में हम पहले जो रचनाकार हैं पहले सप्तक के वो खत्म कर देंगे। गिरिजा कुमार माथुर के बारे में हमें सिर्फ इनकी रचनाओं को एक बार देख लेना, और जरूरी नहीं कि सारे इंपॉर्टेंट है, बस एक बार आप निगाह से इसको वो कर लीजिए, क्योंकि आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपको बहुत हद तक ये पता चल जा रहा है कि कौन सा महत्वपूर्ण है। गिरिजा कुमार माथुर का समय 1919 है। अब देखिए इन्होंने कैसे कहा, मंजीर, नास और निर्माण, मंजीर, नास और निर्माण, धूप के दान, जन्म कैद जो कि रेडियो काव्य नाटक 1957, शीला पंख चमकीले 1968 में है, जो बध नहीं सका 1975, भीतरी नदी की यात्रा, भीतरी नदी की यात्रा हो गया 1978 इनका, छाया मत छूना मन, छाया मत छूना मन का मतलब है एक तरीके से साक्षी रहे वर्तमान, कल्पांतर। तो ये इनका देखिए क्रम से पहले तो एक बार सारी रचनाएं हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक मिनट, हाँ, तो हमें ये समझना है कि जो मंजीर है, मंजीर का अर्थ क्या होता है, मंजीर का अर्थ होता है एक तरीके से नूपुर या घुंघरू, ठीक है। थोड़ा सा अर्थ समझ के करेंगे तो हमें और अच्छे से याद हो जाएगा। आप इसको घुंघरू भी कह सकते हैं या नूपुर भी कहिए, दोनों चीजें। अब इनकी रचनाओं को हम कैसे याद करेंगे गिरिजा कुमार माथुर जी के, देखिए ये कह रहे हैं मंजीर, यानी एक चीज हमें ये देखना है कि मंजीर यानी पैरों में जो है पायल यानी जो घुंघरू है वो बांध के, पैरों में जब घुंघरू बंधा है तो वो बंध नहीं सका, क्यों, वो इसलिए नहीं बंध सका, भीतरी नदी की यात्रा, छाया मत छूना मन, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूं सामने। अब इसमें हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि
मंजीर यानी पैरों में पायल या घुंघरू है, और उस घुंघरू से दो चीजें हो सकती हैं। यानी आप देखिए कि नृत्य कला में कह रहे हैं कि पैरों में एक स्त्री है जिसको एक तरीके से स्वतंत्रता मिला, उस स्वतंत्रता का वो कैसे अपने जीवन में उसको बेहतर बना सकती है या नहीं बना सकती है। तो उसने जब अपने पैरों में जो है घुंघरू पहना, नूपुर पायल, तो वो कह रही कि या तो इससे नाश हो सकता है या निर्माण हो सकता है, यानी वो बहुत अच्छी नर्तकी भी बन सकती है, और हमारे यहाँ पे नृत्य कला भी अपने आप में बहुत अनूठा कला है। तो वो उससे निर्माण की संभावना है, मंजीर से निर्माण की संभावना है। वो इस कदर इसमें डूबी है कि धूप की परवाह किए बिना, क्योंकि उसे इस जन्म में कैद से छुटकारा मिला है कि अगर तुम इस नृत्य के माध्यम से जाओगी तो रेडियो काव्य नाटक, यानी जन्म कैद से छूट मिला कि रेडियो काव्य नाटक भी है जन्म कैद। तुम्हारे पंख जो है वो चमक सकते हैं, तुम बंध नहीं सकती। तुम इससे भीतरी नदी की यात्रा, यानी अपने भीतर की यात्रा भी कर सकती हो। और यही साक्षी है समय, यही वर्तमान साक्षी है। वो कहती है मैं वक्त के हूँ सामने, मुझे और अभी कहना है पृथ्वी कल्प, जो कि काव्य नाटक है। अब हमने इमेजिन क्या किया था इसके बारे में लेके कि एक स्त्री जो पैरों में घुंघरू बांध के कहती है इससे नाश भी हो सकता, निर्माण भी हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं बंध नहीं सकती। मुझे क्या करना है? जन्म कैद, यानी कैद से आजादी चाहिए, तभी मेरे जो पंख हैं वो चमकीले होंगे, सिला पंख चमकीले। और जब इस तरीके से हमारा एक फेम होगा, नेम होगा, तो हम आंतरिक यात्रा मन की कर सकते हैं। छाया, कोई भी छाया हमारे मन को, यानी छाया छुएगी भी तो प्रकाशित छाया छुएगी, कोई भी एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसी कलुष जो है तामसिक छाया हमें टच भी नहीं कर पाएगी। और इसका वर्तमान साक्षी है कि ये ऐसा आपके आपके मतलब कि कर्म पे ये चीज डिपेंड करता है कि इस समय अगर आप वक्त के सामने हैं, कुछ कह पा रहे हैं कि नहीं कह पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कैसे सोचा कि इसको हमने कैसे ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत हमने कहा कि मतलब कि आप ये समझो एक लड़की है ना, पैरों में घुंघरू है, और इससे ये कह रही है कि हम नाश भी कर सकते हैं, निर्माण भी, लेकिन निर्माण करेंगे क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम ही हमें जन्म कैद से आज़ादी मिली है, और इस जन्म कैद के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम बंध नहीं सकते। क्यों नहीं बंध सकते? क्योंकि हमको पंख चाहिए, सिला पंख चमकीला चाहिए। अगर हमें सिला पंख अगर उस तरीके से मिलेगा तो मैं वक्त के सामने हूँ, मैं वक्त के सामने हूँ। और कल्पांतर में कहते हैं वक्त के सामने हो तो हर एक समय आप किस तरीके से क्या कर रहे हैं वही आपका वर्तमान ही साक्षी रहता है। तो साक्षी रहे वर्तमान, मुझे और कभी कुछ कहना है। और कल्पांतर तो एक तरीके से प्रतीक काव्य ही है, और इस तरीके से वो भीतरी नदी की यात्रा करती है। उसे परवाह भी नहीं है कि ऊपर धूप लग रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। तो मंजीर 1941 में है गिरिजा कुमार माथुर जी का, नाश और निर्माण 1946 में है, धूप के दान 55 में है। तो मंजीर, नाश और निर्माण। देखिए मंजीर पहन के नाश निर्माण के बिना चिंता किए, धूप की परवाह किए बिना, क्योंकि आज़ादी मिली है, वो पंख के साथ उड़ना चाहती, वो बंध नहीं सकती। और फिर इस तरीके से वो भीतरी नदी यानी अपने अंतर की यात्रा करती है। कोई छाया तामसिक उसे नहीं छू सकता, यही उसका साक्षी है वर्तमान। कल्पांतर, मैं वक्त के सामने हूँ, मुझे और अभी कहना पृथ्वी कल्प। तो भीतरी नदी की यात्रा 78, छाया मत छूना मन 79, और साक्षी रहे वर्तमान 83, कल्पांतर 90, और इस तरीके से है। अब देखिए इसी में पहले सप्तक में ही रामविलास शर्मा जी हैं, तो इनकी बहुत सारी रचनाएं तो है नहीं। इनके आप देखेंगे तो 1956 में इनके रचना है रूप तरंग। कह रहे हैं कि रूप तरंग यानी रूप का तरंग सदियों के सोए, यानी सदियों का जो सोया है वो जाग उठा है। तो रूप का तरंग सदियों के सोए जाग उठे, वो भी इस अकाल बेला में, अकाल बेला में। और अकाल बेला में बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक, तो ये इनकी तार सप्तक की कवि में इनकी प्रमुख कृतियों में है। सदियों के सोए जाग उठे, इस अकाल बेला में, बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविता है। ये रामविलास शर्मा जी का, इनका समय 1912 से 2000 है। तो हमने इसमें अज्ञे जी को कर लिया, रामविलास शर्मा जी को कर लिया, और मुक्तिबोध का दो ही महत्वपूर्ण हमने बताया था काव्य संग्रह में। एक आपको चांद का मुंह टेढ़ा है, तो ये आया था 1964 में, ये बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरा था भूरी भूरी खाक
धूल, तो ये 1980 में आया था, यानी वो 64 में, ये 80 में आया था, तो मुक्तिबोध जी का हो गया। अब प्रभाकर माचवी जी का भी हम देख लेते हैं। देखिए प्रभाकर माचवे जो है, इनका देखें तो प्रभाकर माचवे का समय 1917 है, इनका और मुक्तिबोध जी का समय तो साथ का ही है। तो इनका है एक रचना, नाम है उसका मेपल। मेपल है, मेपल के अलावा है जहां शब्द है, जहां शब्द है, तो मेपल है जहां शब्द है, ये है। इसके अलावा स्वप्न भंग करके है, स्वप्न भंग, तेल की पकौड़ियाँ और अनुक्षण। तो आपने अभी क्वेश्चन लगाया तो आपको ऐसे देखने को मिला नहीं, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं उसको हमें बहुत ध्यान देना नहीं है। नेमीचंद जैन जी का है, नेमीचंद जैन जी का है एकांत करके एक रचना है, और अचानक हम फिर, ये करके है। इसके बाद जो है भारत भूषण अग्रवाल जी का है, उनका पूछा जाता है, उनका महत्वपूर्ण है। तो हम लगे हाथ तार सप्तक के कवियों को इसमें वो देख ही रहे हैं, तो हम भारत भूषण अग्रवाल जी का देखिए 1919 में इनका है, और इनके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ रहे हैं। जैसे इनका वैसे तो है, अगर याद करने के उसमें आए तो एक है छवि के बंधन, तो थोड़ा सा इनका ट्रिक देखते हैं। छवि के बंधन जागते रहो, छवि के बंधन जागते रहो, मुक्ति मार्ग, मुक्ति मार्ग नाम से और भी रचनाएं आपको देखने को मिलेगा। हालांकि हिंदी साहित्य में बहुत सारी रचनाएं रिपीटेड नाम से। ओ प्रस्तुत मन पूछा गया है, कागज के फूल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक उठा हुआ हाथ, तो ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इसलिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको याद करना, एक उठा हुआ हाथ करके इनका है। और उतना हुआ सूरज, अनुपस्थित लोग, अग्निलेख। तो अग्निलेख जो है, अग्निलेख, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये कह रहे हैं कि देखिए छवि के बंधन, छवि का जो बंधन है, किसी भी प्रतिबिंब का जो बंधन है, उससे तुम जागते रहो। अगर छवि के बंधन में किसी के प्रतिबिंब में बंध गए, अगर जागे नहीं, तो मुक्ति का रास्ता नहीं मिलने वाला है। ये गिरिजा कुमार भारत भूषण अग्रवाल जी कह रहे, भारत का भूषण बनना है, तो भूषण बनने के लिए, भूषण कभी कोई देखिए किसी भी चीज में बंध जाते, तो फिर उनको एक तरीके से आज़ादी कैसे मिलती, मतलब आज़ादी क्या, वो इतने बड़े कवि के रूप में वीर रस के कैसे प्रसिद्ध होते। तो छवि, यानी किसी छवि के बंधन में मत बांधो, जागते रहो, उसी से मुक्ति मिलेगा। ओ मेरे मन, ओ प्रस्तुत मन, तो ये बहुत मिल रहा है इनका। जैसे भारत भूषण अग्रवाल जी का देखिए मैच करा, ओ प्रस्तुत मन को जैसे मन को संबोधित किया जा रहा है, ओम वो प्रस्तुत मन कागज के फूल की तरह जो है, बंधो नहीं, ठीक है, जागते रहो, उसी से मुक्ति मिलने वाला है। बाकी इनका अग्निलिख, अनुपस्थित लोग, ये कुछ भी है थोड़ा सा अन्य रचनाओं में। तो यहाँ पे हमने जो है पहले तार सप्तक के सातों कवियों को कर लिया, और तार सप्तक के जितने तीनों मतलब तार सप्तक में साथ साथ करके कवि जितने थे वो भी कंप्लीट कर लिए। तो तार सप्तक अपने आप में कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन कर ले रहे हैं। संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है? संगीनों का साया, सांकृत्यायन, माचवी, यशपाल, अज्ञेय। संगीनों का साया काव्य संग्रह प्रभाकर माचवी बलवंत जी का है, और ये तार सप्तक 1943 के कवि। इनके अन्य काव्य है मेपल, स्वप्नभंग, अनुक्षण। अभी जस्ट हमने बताया ना, मेपल, स्वप्नभंग, अनुक्षण है, लेकिन अब देखिए इससे आपको पता चल गया, यही होता क्वेश्चन लगाने से। ऐसे हम कितने राइटर का याद करते रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं निकलता, और हमें पता भी नहीं चल पाता किसका क्या याद करें। अब ये पता चल गया कि संगीनों का साया काव्य संग्रह डीएसएसबी पीजीटी में आया हुआ है 2021 में, और ये प्रभाकर माचवी बलवंत जी का है। और 1943 में हमने बलवंत जी को देखा ही था, पहले तार सप्तक में ही, पहले क्या तार सप्तक में ही। और बाकी इनका मेपल भी है, स्वप्नभंग भी है, स्वप्नभंग भी याद रखिए, अनुक्षण। कौन सी शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है? शंभुनाथ सिंह, देशांतर, देशांतर तुम जानो या मैं जानू, रूप रश्मि, समय की शिला पर। ये देखिए पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, और जो ना है ना, एक डायरी रखिए, उसमें लिखते जाइए कि ये फर्स्ट टाइम सुने, ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है। देशांतर जो है किसका है? धर्मवीर भारती जी का। देशांतर जो है धर्मवीर भारती जी का एक काव्य संग्रह है। शेष अन्य में विकल्प में देखिए तो देशांतर इनका काव्य संग्रह है। विकल्प शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित है, और शंभुनाथ सिंह नवगीत परंपरा के जो है प्रमुख नवगीतकार है, नवगीत परंपरा के प्रमुख नवगीतकार है। इनके नवगीत संकलन इस प्रकार है: रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उदयाचल 46 में, दीवालोक 51 में, समय की शिला पर।
गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध भगवती चरण वर्मा। तो गीत फरोश किसके? भवानी प्रसाद मिश्र का है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या ये गीत फरोश और सहजता के कवि कहानीकार उदय प्रकाश ने कविता का गांधी कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा। देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह गीत फरोश 1953 ईस्वी, चकित है दुख 68, अंधेरी कविताएं, तो इनका बहुत महत्वपूर्ण है। गीत फरोश 53 में, ये ध्यान रखना है। चकित है दुख 68, अंधेरी कविताएं 68, गांधी पंचशती 69, खुशबू के शिलालेख 73, मानसरोवर दिल 81, बुनी हुई रस्सी 71। काव्य संग्रह के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में साहित्य अकादमी मिला था, बुनी हुई रस्सी के लिए। निम्न में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञे जी का नहीं है? महावृक्ष के नीचे, भग्नदूत, सागर मुद्रा, कालजयी। अब आपको थोड़ा सा अगर याद हो तो मैंने इमेजिन कैसे किया था, वो बावरा व्यक्ति जो है कहाँ बैठा था, तो बावरा व्यक्ति जहाँ बैठा था वहां पे महावृक्ष था, और वहां पे छाया वाली बात भी आई थी। सागर वो किनारे से वो कितनी नाव में कितनी बार चला रहा था, है ना, और वो कौन से क्षण में बैठा था, मगन के क्षण हमने बताए थे, जबकि ये भगनदूत है। तो इस तरीके से आप चीजों को याद कर पाएंगे। कालजयी 1980 में 1980 खंड काव्य भवानी प्रसाद मिश्र जी की कृति है कालजयी। इससे पता चल रहा है कि हम जब भवानी प्रसाद मिश्र को कवर करें, कालजयी देखिए कई बार आया है। सहजता के कवि कहे जाते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, और इनके प्रमुख काव्य हैं कमल के फूल, वाड़ी की दीनता। आगे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राव पानवेशी कहा है। बाकी इनके प्रमुख काव्य संग्रह भग्नदूत, चिंता इत्तलम, हरी घास पर छड़भर, बावरा हेरी, देखिए इंद्रधनुष रौदेव, अरियो करुण प्रभा में, और करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, पूर्वा। अब देखिए पूर्वा भी था ना उसमें नाम, पूर्वा 1965 में अज्ञे जी का काव्य संग्रह है, पूर्वा भी पूछा गया है। और अज्ञेय को प्रयोग हुआ तथा नई कविता का सलाह का पुरुष भी कहते हैं। भग्नदूत 1933, चिंता 42, इत्तलम 46 और 49 में हरी घास पर छड़भर आदि अज्ञेय के महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। नई कविता नाम अज्ञेय जी का दिया हुआ है। व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? अब देखिए ये व्यक्तिगत जो है इसके रचयिता कौन है? धनबीर भारती, शमशेर, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर। और डीएसएसबी में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमें देखना है कि जो व्यक्तिगत है, ये व्यक्तिगत किसका है? व्यक्तिगत जो है भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह, इसका प्रकाशन 1973 में हुआ है। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद को कविता का गांधी कहा है। भवानी, देखिए उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद को कविता का गांधी कहा है। भवानी प्रसाद दूसरा सप्तक 1951 में शामिल कवि है। कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, टूटने का सुख, गीत फरोश इनकी चर्चित कविता है। महावृक्ष के नीचे, अब तुरंत ही आपको अज्ञे जी का याद आ जाएगा। महावृक्ष के नीचे अज्ञे जी का काव्य संग्रह है। इसका प्रकाशन देखें तो 1977 में हुआ है। और अज्ञेय को देखें तो अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवियों में से अज्ञेय जी का नाम लिया जाता है। हिंदी कविता आंदोलन में नई कविता नाम अज्ञेय जी द्वारा दिया गया है, अज्ञेय जी द्वारा दिया गया है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, नदी की बाग छाया 1981। निम्न में से कौन दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं है? अज्ञेय, भवानी प्रसाद और शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास। अब देखिए इससे भी आप याद कर सकते हैं कि निम्न में से कौन दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं है। तो अज्ञेय तार सप्तक 1943 में सम्मिलित कवि है, ना कि दूसरे सप्तक है। दूसरा सप्तक 1951 में अज्ञेय जी के संपादकीय में निकला, जिसमें सम्मिलित कवि शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर शाह, धनबीर भारती, नरेश मेहता, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 51, 50, 52, 60। तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 है, जबकि तार सप्तक का प्रकाशन 43 है। इन चारों सप्तकों में सात सात प्रयोगवादी कवियों की कविताएं संग्रहित है। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंदुलारे बाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया। चारों सप्तकों में शामिल कवि अगर देखें तो क्रमशः कौन से हैं? तार सप्तक 43, अज्ञेय रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, विजय कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। दूसरे में शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद में शकुंत माथुर, हरिनारायण, घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धनबीर भारती, रघुवीर शाह। तीसरे में 59 में प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। बाकी चौथे में अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभा, स्वदेश भारती, नंदकिशोर, शोभन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। जिनकी निष्क्रिय बन गई तलगर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, तो ये है मुक्तिबोध की पंक्ति, गजानन माधव मुक्तिबोध की पंक्ति। और अंधेरे में से है चांद का मुंह टेढ़ा 1964 काव्य संग्रह,
अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन कल्पना पत्रिका 1964 में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ। मुक्तिबोध की अन्य रचनाएं बुरी बुरी खाक धूल 1980 ईस्वी, ब्रह्मराक्षस, भूल गलती आदि है। प्रमुख कवि और उनकी काव्य पंक्तियों में देखिए, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास नागार्जुन, राष्ट्रगीत में भला कौन वो भारत भाग विधाता है रघुवेश आया, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है धूमिल, गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा ही जगी, गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा ही जगी, आगे पीछे के धागों को तोड़ दे, अनचाहा नृत्य करने दो, क्या तो अनचाहा नृत्य करने दो। कठपुतली भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने स्वाधीनता के महत्व को संदेश के रूप में दिया है। भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख कृतियों में गीत फरोश, चकित है दुख, गादी पंसती, बुनी हुई रशी, काल संध्या है। आकाश का साफा बात कर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है, पहाड़ वन नदी सागर। देखिए, आकाश का साफा बात कर सूरज की चिलम खींचता पहाड़ बैठा है, ये पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता शाम एक किसान से ली गई। इन पंक्तियों में पहाड़ को एक किसान के रूप में, नदी को चादर और सूरज को चिलम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती है जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलन समस्या है। निसंदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज। अंधेरे में कविता के विषय में ये कहना किसका है? अंधेरे में कविता के विषय में ये कहना नामवर सिंह का है। अंधेरे में कविता के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रियबोध का कवि कहा जाता है। अंधेरे में एक लंबी कविता जिसका प्रथम प्रकाशन कल्पना में 1964 में, आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की है। रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता को अंतःस्थल का विप्लव कहा है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है, वह काव्य नायक संघर्षरत है इसलिए उसकी पीठ पर नहीं वक्ष पर घाव है। वह सकर्मक है, शक्ति का पुंज है, किंतु फटेहाल है क्योंकि वह करुणा से युक्त होकर समाज के शोषी जनों का प्रतिनिधि बनता है। यह संस्कृति पुरुष मध्य वर्ग के आदर्शवादी दृढ़चरित और जीवन की सुविधाओं से समझौता न करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। जिंदगी के कमरों में अंधेरे कोई एक लगातार चल लगाता है, चक्कर आवाज पैरों की देती है सुनाई बार बार। अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन। कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। कविता का आरंभ रहस्यमय दृश्य से होता है। नाटकीय आरंभ है तो कविता का आरंभ जो है काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। शेष विकल्पों में देखें तो गजानन माधव मुक्तिबोध तार सप्तक 1943 के कवि है और बाकी इसमें नाटकीयता और रहस्य मुख्य रूप से है। बाकी हमने देख लिया 1964 में चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल 80 में है। मुक्तिबोध चांद के मुंह को टेढ़ा बताकर क्या कहते हैं? जो पारंपरिक व अभिजात सौंदर्य बोध है उसको नष्ट करना चाहते हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे में कविता के संदर्भ में कहा है कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज। तो इस्पाती दस्तावेज शमशेर जी ने कहा, ये पूछा जाता है। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम ना चलेगा। पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं है? किस ओर नहीं है? आत्मपरक जड़ीभूत सौंदर्य विरुचि का तिरस्कार, मस्तिष्क सिराओं में तनाव पैदा करने का आग्रह, कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार। तो यहाँ पे सीधे सीधे वो कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार को नहीं मानते, वो अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का संकल्प लेते हैं। आत्मपरक जड़ीभूत सौंदर्य विरुचि का तिरस्कार, मस्तिष्क सिराओं में तनाव पैदा करने का आग्रह। तो मुक्तिबोध को खबर या भयानक बात का कवि भी कहा जाता है। अंधेरे में कविता का आरंभ अत्यंत नाटकीय और रहस्यात्मक ढंग से फैंटेसी के सहारे मैं के रूप में एक मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी की चिंता से होता है। मुक्तिबोध के अधिकांश समीक्षकों ने अंधेरे में कविता की व्याख्या करते हुए इसे परम अभिव्यक्ति की खोज कहा है। अपनी अस्मिता या सामाजिक अस्मिता की तलाश, अपने को साधारण जन में विलय करने के मार्ग की तलाश आदि से ही संबंध करके देखा है। मुक्तिबोध आत्मसंघर्ष तथा आत्म साक्षात्कार के कवि हैं, लेकिन उनका यह संघर्ष और साक्षात्कार नई कविता के अधिकांश कवियों की तरह केवल आत्मा या स्व तक सीमित न होकर सामाजिक संघर्ष और जगत साक्षात्कार की ओर उन्मुख होता है। बाकी मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं अंधेरे में, ब्रह्मराक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती, ये सभी है। निम्न में से कौन सा कवि तीसरे ताल सप्तक का कवि नहीं है? कीर्ति चौधरी, धनवीर भारती, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो हम लोगों ने ट्रिक से, मतलब ट्रिक क्या और एक तरीके से वो था कि किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो तीसरा जो सप्तक है 1959, धनवीर भारती जो है इनके तार सप्तक के कवि नहीं है। और बाकी तीसरे में प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो अंधेरे में हमने देखा मुक्तिबोध जी का है। और मुक्तिबोध की दो काव्य कृतियां हैं, चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल। अंधेरे में आशंका के दीप अंधेरे में 64 में,
और मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक किसने कहा है? जैसे इस्पाती दस्तावेज किसने कहा? शमशेर जी ने। रामस्वरूप ने स्केच बुक कहा है। और बाकी इनकी फैंटेसी शैली में अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती इनकी अन्य रचनाएं हैं। तार सप्तक के संपादक कौन थे? ओके जी। बाकी देखिए पहला 43 में आया, 51 में, 59 में, 79 में नंदुलाल वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा। और बाकी कवियों को राहो का अन्वेषी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि है? सर्वेश्वर दयाल सर्व ईश्वर प्रयाग के संबंध में बताया था। सर्वेश्वर या तो केदारनाथ में मिलेंगे या प्रयाग में मिलेंगे। तो मदन ने किसको छोड़ दिया था? कीर्ति को छोड़ दिया था। देखिए यहाँ पे तीसरा तार सप्तक, मदन जो है विजय, तो प्रयाग जाना था तो कुंवर ने विजय को लिया, नहीं विजय के लिए जाना था तो मदन ने कुंवर ने मदन को लिया। सर्वेश्वर या तो प्रयाग में मिलेंगे या केदारनाथ में, कीर्ति को छोड़ दिया। और इस तरीके से 43, 51, 59, 79। माझी के फूल से कितनी दूर है माझी का फूल? कौन बड़ा है? वह जो नदी पर खड़ा है माझी का पुल, माझी का पुल, या जो टंगा है लोगों के अंदर। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? माझी बार बार इसका जिक्र हुआ है, केदारनाथ सिंह की रचना से है माझी के फूल के संबंध में। ये 5 क्वेश्चन और कर ले रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक के कवि हैं, ठीक है। तार सप्तक यानी 1943 की बात की जा रही। तो आगे देखिए इसमें पहला दूसरा नहीं लिखा ना, इस तरीके से आपको पहचानना है। इनमें से कौन सा नाम सही है? पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, दूसरा, तीसरा। अब इनमें से कह रहे हैं कौन सा सही है, ये चीज देखना। देखिए इसमें कंफ्यूज करते हैं। तार सप्तक 1943 है, फिर पहला कोई करके नहीं, फिर 51 है, फिर 59 है, फिर 79 है। धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? वे व्यक्ति स्वातंत्र के विरोधी कवि हैं, वे व्यक्ति स्वातंत्र के पक्षधर कवि हैं, वे कैशोर भावुकता के लेखक हैं, वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। तो इनके बारे में क्या सही नहीं है? मतलब वे व्यक्ति स्वातंत्र के विरोधी हैं, ये चीज सही नहीं है। वे व्यक्ति स्वातंत्र के पक्षधर हैं, कैशोर भावुकता के लेखक हैं, वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। मिथकीय संदर्भ पर। बाकी धर्मवीर भारती के संदर्भ में व्यक्ति स्वातंत्र के विरोधी हैं, ये सही नहीं है। स्वातंत्र के पक्षधर हैं, कैशोर भावुकता के लेखक है, मिथकीय संदर्भों पर लिखने वाले हैं। इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है? मुक्ति मार्ग, पिघलते पत्थर, अजेय खंडर, प्रलय सृजन। मुक्ति मार्ग किसका है? और मुक्ति मार्ग अभी लास्ट में हमने बताया भी था आपको कि मुक्ति कैसे मिलेगा, चमकना है अगर तो, बंधन में बंधना नहीं है। पिघलते पत्थर, अजेय खंडर और प्रलय सृजन। तो मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल, पिघलते पत्थर रांगे रागों का, अजेय खंडर भी रांगे रागों का है। तो रांगे रागों को हम लोग कहाँ पे पढ़े थे? प्रगतिवाद में पढ़े थे रांगे रागों को। पिघलते पत्थर, अजेय खंडर। प्रलय सृजन, प्रलय भी और सृजन भी कौन करते हैं? शिव भगवान। तो शिव मंगल, प्रलय सृजन। जमीन पक रही है, काव्य संकलन के रचनाकार जमीन पक रही है रघुवीर धूमिल किसका है? केदारनाथ सिंह का है। और इनकी अन्य काव्य कृतियों में अभी बिल्कुल अभी यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य। तो जमीन पक रही देखिए सर्वेश्वर दयाल केदारनाथ सिंह का है। और काठ की घंटियां, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवा, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग। सुदामा पांडे धूमिल की काव्य कृतियों में संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। रघुवीर शाह की काव्य कृतियों में सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, एक समय था। अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। वैसे तार सप्तक के जितने कवि थे और उनकी जो रचनाएं थी वो हमने सारे 4 या 5 वीडियो में लगभग कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट जो भी सेशन रहेगा उसमें अन्य जो तार सप्तक के कवि हैं, जो भी कवि की रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है उन्हें हम करा देंगे। और इस तरीके से आपका जो है प्रयोगवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसके बाद नई कविता है। और बाकी वीडियो को पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें भाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।